अब हम लोग जो प्रश्नावली 3.2 है इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको देखते हैं कि ये क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में, ठीक है, आपको रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं, ठीक है, जैसे हम पहले करते थे प्रश्नावली 3.1 में कि रैखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं, ठीक है, और उनके ग्राफीय विधि से आपको हल ज्ञात करना है। बेसिकली हम पहले क्या करते थे कि केवल ग्राफ बनाते थे, अब ग्राफीय विधि से हल कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा एक बेसिक सा, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको बता देते। देखो हम आपको कॉन्सेप्ट में आपको बताए थे कि जब हम रेखीय, ठीक है, मतलब जो भी समीकरण निकाय होता है उसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो बेसिकली 3 तरह का ग्राफ हमको देखने को मिलता है। एक ग्राफ ऐसा होता है कि जो दोनों प्रतिच्छेदी रेखा होती है एक बिंदु पर, एक होती है हमको समपाती यानी कि अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और एक मिलती है समांतर, ठीक है। ग्राफीय विधि से उन्हीं समीकरण निकायों का, ठीक है, हल ज्ञात किया जा सकता है जिनका ग्राफ प्रतिच्छेदी हो, यानी कि जिनका ग्राफ, ठीक है, यानी कि जिनका जो ग्राफ हो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो, तभी उनका हल ज्ञात किया जा सकता है, तभी तो एक हल मिलेगा, वरना अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद कर देगा तो उस केस में हम कहेंगे कि अनंत हल है। और समांतर जब होता है तो उसमें तो हल होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हल ज्ञात करने की बात हो, यानी कि हल हो, तो हल उसी ग्राफ का होगा जिसकी रेखा या तो प्रतिच्छेदी हो, ठीक है, या फिर क्या हो, समपाती हो। और प्रतिच्छेदी में आपको एक हल मिलता है और समपाती में हम आपको बताए थे अनंत हल मिलता है, ठीक है। यानी कि अगर ग्राफीय विधि से हम हल ज्ञात कर रहे होंगे तो ये दोनों का जो ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेदी बनेगा, ये तो फिक्स हो गया। अब हल ज्ञात कैसे किया जाता है, प्रतिच्छेदी में दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए ग्राफ अच्छे से ग्राफ कॉपी में बनाना, ठीक है। जैसे हम समीकरण निकाय प्राप्त कर लेंगे और दोनों रेखा खींचेंगे तो जिन दो बिंदु पर, जिस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसका जो x नियामक और y नियामक होगा वही समीकरण निकाय का हल होगा, वही समीकरण निकाय का क्या होगा, हल होगा, ठीक है। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को करते कैसे, पहले तो आपको समीकरण बनाना है। पहले क्वेश्चन का क्या है कि क्वेश्चन पर क्या आपको समीकरण बनाना है कि कक्षा 10 में, ठीक है, 10 विद्यार्थियों ने, ठीक है, कितने विद्यार्थी, यानी कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है, गणित की पहली प्रतियोगिता हुई उसमें उसने भाग लिया। क्या कहता है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है, तो करना कुछ नहीं, इसमें हम मान लेंगे कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की y है, और दोनों मिला के कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 है, तो एक समीकरण आपको मिल जाएगा x + y = 10। अब लड़कियों की संख्या y है, तो जो लड़कियों की संख्या वो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, तो y बराबर आपका x + 4, ठीक है, यानी कि y - x = 4। ये आपको मिल गया दूसरा समीकरण। दोनों समीकरण को क्या करना है, आपको ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। तो सवाल कहता है कि तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले वही लड़कों और लड़कियों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, आपको नंबर 1 करके हल लिख देना है। और इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे कि माना लड़कों की संख्या, ठीक है, लड़कों की संख्या को हम कितना मान लेंगे, तो मान लेते हैं लड़कों की संख्या x है, और इसी तरीके से हम मान लेंगे कि माना लड़कियों की संख्या, ठीक है, तो लड़कियों की संख्या को हम मान लेते हैं कि भैया लड़कियों की संख्या y है। अब बताओ किसी भी विद्यालय में या तो जो विद्यार्थी या तो वो लड़का होगा या तो या लड़की होगी, ठीक है। अगर विद्यार्थियों की कुल संख्या 10 है जिसमें से x लड़का y लड़की है, ठीक है, इसका मतलब कि दोनों मिला करके क्या है, विद्यार्थियों की कुल संख्या 10 है, यानी कि लड़का प्लस लड़की इक्वल टू कितना हो गया, 10। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा में क्या कहता है कि लड़कियों की संख्या यानी कि y, हम लड़कियों की संख्या को क्या माने हैं, y, ठीक है, यानी कि लड़कियों की संख्या यानी कि y, लड़कों की संख्या से लड़कों की संख्या यानी x, इससे 4 अधिक है, यानी कि y = x + 4, ठीक है, ये आपका आ जाएगा y = x + 4 लिखें तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, y - x = 4, ठीक है, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। ये हो गया आपका बीजगणितीय रूप, ठीक है। अब ग्राफीय रूप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। तो समीकरण 1 के लिए हम पहले सारणी बनाएंगे, तो समीकरण 1 के लिए क्या बनाएंगे, सारणी, ठीक है। तो समीकरण 1 के लिए सारणी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, इस तरीके से एक बॉक्स का निर्माण करते हैं जिसमें हम 3 रो, ठीक है, और 3 कॉलम बना लेते हैं, एक में x, दूसरे में y और दूसरा में x बिंदु y, ठीक है। अब समीकरण 1 था क्या, ठीक है, समीकरण 1 था आपका x + y = 10, ठीक है। समीकरण 1 हम यहाँ पर लिख लेते हैं x + y = 10, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, ये जो चीज़ है इसको हम कर लेते हैं नीचे, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लिए, ठीक है। ये आपका y भी साथ में उठ के आ गया है, तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ध्यान दो, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो मेरा इक्वेशन था ये था y - x = 4, देख लो, ठीक है, ये x इक्वल इस बार आ जाएगा तो -x = 4 हो जाएगा, तो ये है आपका y, ठीक है, इसको भी फ्रेश से लिख देते हैं, ये है आपका y - x = 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी। तो पहले हम यहाँ पर समीकरण 1 लिख देते हैं। समीकरण 1 था क्या, x + y = 10, x + y = 10। और उसके बाद सारणी में हम क्या करते हैं भैया, दो बिंदु ज्ञात कर लेते हैं, कोई सा भी दो बिंदु। कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे हम x को अगर हम 0 मान लेते हैं तो y का मान आ जाएगा 10, यानी कि 0,10, ठीक है, एक बिंदु आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम y को 0 मान लेते हैं तो x - 10 आ जाएगा, तो 10,0। इस तरीके से हम दो बिंदु ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। फिर हम समीकरण 2 के लिए सारणी लिखेंगे, समीकरण 2 के लिए सारणी, ठीक है, इसी तरीके से
सारणी। और इसके ठीक है, समीकरण 2 के लिए भी हम इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें 3 रो ठीक और 3 कॉलम इस तरीके से लेने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम x और y दे देंगे और ये x y बिंदु हो जाएगा। अब समीकरण 2 में क्या था कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अगर हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान दो, अगर हम यहाँ पर x का मान 0 रख देते हैं तो y माइनस 0 बराबर 4 हो जाएगा। तो y बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, बोलेंगे भैया 4, तो y का मान 0 रखने से x का मान 4, तो एक बिंदु यहाँ पर हमको मिल जाएगा 0,4, ठीक है, एक बिंदु क्या मिल जाएगा 0,4, x का मान 0 y का मान 4, तो ये हमको 0,4 मिल जाएगा। फिर दूसरा बिंदु हम क्या लिखेंगे, ध्यान दो, ठीक है, दूसरा बिंदु अब देखो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 है। अगर हम y का मान 0 रख देते हैं तो x का मान -4 आ जाता है। y का मान 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान -4, तो y का मान हम यहाँ पर 0 रख देते हैं और x का मान आ जाएगा -4, यानी कि -4,0। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। और फिर ग्राफ बना के आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो हम पहले ग्राफ बना लेते हैं। अब हम लोग दिए गए समीकरण निकाय का क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को पहले इसे एक्स वाई एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लेंगे। तो पहला पॉइंट मेरा क्या है 0,10, यानी कि एक्स की वैल्यू 0, ये जो है आपका ओरिजिन होता है 0,0, यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 10, यानी कि ये आपका पॉइंट बन जाएगा 0,10। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या लेना है हमको 10,0, ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू 10, हाँ, वाई की वैल्यू 0, तो ये आपका बन जाएगा 10,0। ठीक है, फिर इस दोनों पॉइंट को मिला के हम एक क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए एक रेखा ग्राफ यहाँ से हम खींच देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक रेखा ग्राफ हम हरा यहाँ से ले लेते हैं, एक रेखा ग्राफ इस तरीके से खींच देंगे। ठीक है, तो ये जो रेखा बना ये किसके लिए बना है, ये बना है समीकरण 1 के लिए। ठीक है, इस किसके लिए बना है, समीकरण 1 के लिए। उसी तरीके से हम समीकरण 2 के लिए बनाएंगे। तो पहले हम एक पॉइंट लेंगे 0,4, यानी एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 4, ये कहीं आपका बनेगा, ये जो पॉइंट है ये बनेगा 0,4। हम इसको बिंदु सी नाम दे देंगे। फिर जो दूसरा पॉइंट आपका था ये था -4,0, ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू -4 और वाई की वैल्यू 0, तो ये आपका बन जाएगा -4,0 और इसको हम नाम दे देंगे पॉइंट डी। फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, समीकरण 2 के लिए ग्राफ बनाएंगे तो हम पॉइंट सी और पॉइंट डी को मिला देंगे। और जब पॉइंट सी और पॉइंट डी को मिला देंगे तो ये जो ग्राफ आपका हो जाएगा इस पूरे समीकरण युग्म के लिए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस समीकरण निकाय के लिए हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, बहुत ही सावधानी से आपको अच्छे से मिला लेना है। आपको ग्राफ कॉपी पे, ठीक है, पेन और पेंसिल से अच्छे तरीके से ग्राफ बनाना है ताकि आपका हल एग्जैक्ट आए। ठीक है, इस तरीके से हम दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, और मिलाने के बाद हम पाएंगे कि ये दोनों रेखा इस पॉइंट पर कट रहा है। ये पॉइंट कौन सा है, तो जब आप पॉइंट, ठीक है, कौन सा है ये पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पॉइंट है ये लगभग 3, ठीक है, एक्स एक्सिस को देखिएगा तो लगभग 3 पर काट रहा है। ठीक है, लगभग 3 नहीं काटेगा, 3 ही पर। जब आप ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, और ये जो वाई एक्सिस है ये इसको 7 पे काट रहा है, यानी कि ये जो मेरा पॉइंट है, ठीक है, ये जो मेरा पॉइंट है बेसिकली ये है आपका 3,7। ठीक है, ये जो मेरा पॉइंट है ये बेसिकली कितना है, तो ये है मेरा 3,7। ठीक है, ये जो मेरा पॉइंट है ये है 3,7। ठीक है, यहाँ पर लिख देना अतः। ठीक है, हम आपको बताए थे कि प्रतिच्छेदी रेखा जिस बिंदु पे क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वही होता है उसका हल। ठीक है, अतः x बराबर 3 और y बराबर 7 क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। x बराबर 3 और y बराबर 7 इसका हल हो जाएगा। और x हम किसको माने थे, तो बोलेंगे भैया x हम माने थे लड़कों की संख्या को। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से लिखना चाहेंगे तो लड़कों की संख्या हो जाएगी 3। ठीक है, और लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी 7। ठीक है, लड़कियों की संख्या हो जाएगी 7। और प्रश्न में बोल भी रहा था कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से, यहाँ पर देखो प्रश्न में क्या बोल रहा था, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहाँ पर हम निकाले हैं लड़कियों की संख्या 7, जो कि लड़कों की संख्या 3 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य, ठीक है, 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। यानी यहाँ पर 5 पेंसिल और 7 कलम लिया जा रहा है जिसका कुल मूल्य 50, और यहाँ पर 7 पेंसिल और 5 कलम लिया जा रहा है जिसका कुल मूल्य 46 है। तो हमको एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। और याद रखना इससे यहाँ पर एक पेंसिल और एक कलम का जो हम मूल्य ज्ञात करेंगे वो ग्राफीय विधि से, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि क्वेश्चन को आपको हल करना किस विधि से, तो ग्राफीय विधि से। तो करना कुछ नहीं है, इसमें आपको 2 नंबर देके हल लिख देना और मान लेना है कि एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया है। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया है, x रुपया है। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया, तो x रुपया। और उसी तरीके से अगर एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया है, ठीक, x रुपया है, तो उसी तरीके से हम एक कलम का मूल्य मान लेंगे कि y रुपया है। ठीक है, एक कलम का मूल्य क्या मान लेंगे, y रुपया है। ठीक है, y रुपया है। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 5
पेंसिल और 7 कलम, तो देखो एक पेंसिल का मूल्य अगर x रुपया है, ठीक है, तो इसी तरीके के अगर हम 5 पेंसिल खरीदते हैं तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। एक कलम का मूल्य अगर y रुपया है, ठीक है, इसी तरीके से 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 7y, और दोनों को लेकर के हम 5 पेंसिल भी लेते हैं और 7 कलम भी लेते हैं, दोनों को लेकर के हम कितना रुपया दे रहे हैं 50 रुपया, यानी दोनों का जो योग है वो किसके बराबर है, वो 50 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न से लिख देंगे कि अगर चूंकि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x रुपया, उसी तरीके से एक कलम का मूल्य अगर y रुपया है तो 7 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा 7y, और इस तरीके से हम कितना रुपया अदा कर रहे हैं तो 50 रुपया, ठीक है। तो 5x प्लस 7y बराबर 50, ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। उसी तरीके से दूसरा कह रहा है कि जबकि, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, जबकि 7 पेंसिल खरीदता है तो एक पेंसिल का मूल्य अगर x रुपया है तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 7x, उसी तरीके से 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 5y, ठीक है। और अभी जो सीन बन रहा है ये दोनों को मिला के वो कितने रुपये अदा कर रहा है 46 रुपया, तो 7x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा 46, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा समीकरण मेरा क्या बन जाएगा 7 पेंसिल यानी कि 7x, ठीक है, प्लस 5 कलम यानी कि 5y बराबर में कितना 46, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे दोनों समीकरण के लिए सारणी बनाएंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 के लिए सारणी, ठीक है, सारणी बनाना आप लोग जानते होंगे, तो यहाँ पर हम समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे इस तरीके से। पहले एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, इसमें 3 रो इस तरीके से, ठीक है, और 3 कॉलम इस तरीके से। यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु x, y, ठीक है। अब बिंदु हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम पहले समीकरण लिख देते हैं, ठीक है, ताकि हमको बार बार पिछली स्लाइड पे जाना ना पड़े, ठीक है। तो जो मेरा पहला समीकरण था वो था 7x प्लस 5y बराबर 50, ठीक है, कितना है 5x प्लस 7y बराबर 50, तो यहाँ पर हम 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ये था आपका समीकरण 1। इसमें हम करते हैं क्या है कि x की अपने मान से एक वैल्यू पहले रख देते हैं, ठीक है, अपने मन से क्या करते हैं x की एक वैल्यू रख देते हैं और ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे y का मान भी क्या है छोटा है और इंटीजर में है, ना कि डेसिमल में है, ठीक है, डेसिमल में है, ताकि मेरा ग्राफ बनाना ईजी हो जाए। अगर हम यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दो, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 3 रख देते हैं 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 में, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 3 रख दे तो ये टर्म मेरा 15 हो जाएगा और ये 15 इधर आके जब माइनस होगा तो इधर वाला सीन 35 बन जाएगा और 7y बराबर 35, तो y मेरा बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो समीकरण 1 में जब हम x का मान 3 रखेंगे तो y का मान मेरा 5 आ जाएगा और एक बिंदु हमको प्राप्त हो जाएगा 3,5, एक बिंदु कितना प्राप्त हो जाएगा 3,5। उसी तरीके से दूसरा बिंदु प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें y की वैल्यू को 0 रख देंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा और 5x बराबर आपका 50 बन जाएगा, तो यहाँ से x का आ जाएगा 10, ठीक है। तो अगर y की वैल्यू हम 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, इसी तरीके से हमको दूसरा बिंदु मिल जाएगा 10,0, इस तरीके से दूसरा बिंदु क्या मिल जाएगा 10,0, ठीक है। इसी तरीके से हम समीकरण दूसरे के लिए क्या प्राप्त करेंगे, सारणी प्राप्त करेंगे। समीकरण दूसरा हमारा क्या है 7x प्लस 5y बराबर 46, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7x, ठीक है, प्लस 5y बराबर में 46, ये हमारा था समीकरण 2। फिर हम इसके लिए क्या करेंगे सारणी बनाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे फिर सारणी बनाएंगे इस तरीके से 3 रो, ठीक है, और 3 कॉलम बनाएंगे, इसको x कहेंगे, इसको y कहेंगे और इसको हम लोग x, y बिंदु कर देंगे, ठीक है। अब समीकरण 2 में, ठीक है, हम x का मान ऐसा क्या रखें जिससे y का मान हमको एक इंटीजर वैल्यू मिल जाए, तो हम समीकरण 1 में ध्यान दो, समीकरण 1 में अगर हम x का मान 3 रखते हैं, ध्यान दो, ठीक है, अगर 5x प्लस 7x प्लस 5y बराबर में 46 है, अगर x का मान 3 रख दे तो ये आपका 21 हो जाएगा प्लस 5y बराबर में 46, ये 21 यहाँ पर है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 46 में से 21 जाएगा कितना बचेगा 6 में से 1 जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2, तो 5y बराबर आ जाएगा 25, तो यहाँ से y का मान हमको आ जाएगा 5 जो कि एक पूर्णांक है। हम प्रयास करते हैं पूर्णांक में लाने का ताकि ग्राफ हमारा इजी बने, तो x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 5 आ जाएगा। इस तरीके से समीकरण 2 के लिए एक बिंदु हम प्राप्त कर लेंगे जो कि होगा 3,5, ठीक है। जब हम दूसरा बिंदु प्रयास करेंगे, दूसरा बिंदु प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पर हम y का मान क्या रखेंगे, जब y का मान आप 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 5 और 5 इधर जाके 46 में से घटेगा तो आएगा 41, ठीक है। तो हमारा दूसरा बिंदु आ जाएगा x का मान आ जाएगा 41,7, 41,7 आ जाएगा डेसिमल में, ठीक है। तो हम प्रयास करेंगे एक ऐसी y की एक ऐसी वैल्यू रखने का जिससे x भी एक इंटीजर आ जाए, ठीक है। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे, रख के ट्राई करोगे कभी 1 कभी 2, ठीक है, तो तुम पाओगे कि जब हम यहाँ पर -2 रख दे, y की जगह हम -2 रख दे, ठीक है, y की जगह अगर हम -2 रख देते हैं तो यहाँ पर ये बन जाता है -10, ठीक है, और ये इक्वल्स टू के उस पर हो जाएगा +10 और 46 + 10 हो जाएगा 56 जो कि बराबर होगा 7x के, और 7 से ये कट जाएगा 8 बार में तो x बराबर हमारा आ जाएगा 8, ठीक है। यानी कि अगर y की वैल्यू हम -2 रख देते हैं तो x का मान हमारा आ जाएगा 8, ठीक है, जो कि एक पूर्णांक होगा जिससे हमारा ग्राफ बनाना ईजी होगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे दोनों समीकरण के लिए बिंदु प्राप्त
कर लेंगे। हमने समीकरण 1 के लिए भी बिंदु प्राप्त कर लिया और समीकरण 2 के लिए भी बिंदु प्राप्त कर लिया, और इस बिंदु को अब हम क्या करेंगे, ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो जो मेरा सबसे पहला बिंदु था, ठीक है, तो सबसे पहला बिंदु मेरा क्या था, 3,5, ठीक है। तो हम लेंगे x की वैल्यू 3 इस तरीके से, ठीक है, ऊपर जाएंगे, और y की वैल्यू 5, यहाँ पर कहीं आपका मिलेगा 3,5, ठीक है। ध्यान देना, आपको ग्राफ कॉपी पे अच्छे तरीके से बनाना है। x की वैल्यू 3, तो हम 3 x की वैल्यू 3 यानी x एक्सिस पर हम 3 के ऊपर जाएंगे, ठीक है, और y की वैल्यू 5 यानी कि हम यहाँ 5 के सामने आएंगे। दोनों रेखा जहाँ पर मिलेगा वही आपका हो जाएगा 3,5, यानी यहाँ पर हमारा कहीं पर, ठीक है, ये हमारा होगा 3,5, ठीक है। ये जो होगा देख लो, ठीक है, यहाँ पर हम स्केल ले लेते हैं ताकि, ठीक है, ग्राफ बनाना इजी हो जाए। 3 के एकदम ऊपर, ठीक है, तो 3 के एज इट इज ऊपर हम ले लेते हैं, एक रेखा इस तरीके से खींच ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, और 5 के इधर, ठीक है, तो 5 के इधर हम एक रेखा क्या कर देते हैं, ठीक है, ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। दोनों का जो मिलन बिंदु होगा, ठीक है, जो मिलन बिंदु होगा बेसिकली ये, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर, ठीक है। तो ये बिंदु जो होगा आपका 3,5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3,5 और इस बिंदु को नाम देते हैं ए, ठीक है। इस बिंदु को नाम क्या दे देते हैं, ध्यान देना, बिंदु को नाम दे देते हैं ए, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम लोग कर देते हैं रिमूव, ठीक है। इस तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट को हम लोग क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो एक बिंदु हमने दर्शा दिया 3,5, दूसरा बिंदु क्या था, तो बोलेंगे भैया इसमें दूसरा बिंदु था आपका 10,0, तो 10,0 और दर्शाना आसान है, ठीक है। y का मान 0, तो y का मान 0 किस पे होता है, x एक्सिस पे, और x एक्सिस पे हमें कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है। तो ये बिंदु आपका हो जाएगा 10,0, ठीक है। तो इसको हम लोग कह देंगे 10,0 और इसको हम कह देंगे बिंदु b, और उसके बाद क्या करेंगे हम, ठीक है, स्केल की सहायता से दोनों बिंदु को अच्छे तरीके से मिला देंगे, ठीक है। स्केल की सहायता से क्या करेंगे, दोनों बिंदु को इस तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने मिला दिया। तो ये जो लाइन हो गया ये किसके लिए हो गया, ये हो गया समीकरण 1 के लिए। उसी तरीके से हम समीकरण 2 के लिए लाइन बनाएंगे। तो समीकरण 2 के लिए जो हमने बिंदु प्राप्त किया था 3,5, इसको दर्शाएंगे। तो 3,5 हमारा पहले से दर्शाया हुआ है। तो जब ऐसा सीन बने कि दो समीकरण के लिए एक कॉमन बिंदु मिल जाए, ठीक है, तो आप जो पहला आप बिंदु दर्शाए थे इसी को ऐसे ही रहने देना, बस एक बार और लिख देना 3,5 बिंदु सी, ठीक है, 3,5 बिंदु सी, यही है आपका बिंदु सी। बस एक बार और लिखने का पर्पस होता है ताकि ये पता चले कि यही बिंदु समीकरण 2 के लिए भी है। उसी तरीके से, ठीक है, हम दूसरा बिंदु दर्शाएंगे जो कि है 8,-2, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2, ठीक है। यहाँ पर अच्छे तरीके से हम दर्शा देते हैं स्केल की सहायता से, ठीक है। x की वैल्यू हम यहाँ पर 8 लेंगे, ठीक है, x की वैल्यू क्या लेंगे हम 8 लेंगे, ठीक है। हम एक पेंसिल ले लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर हम 8 लेंगे और y की वैल्यू क्या लेंगे, -2 लेंगे, ठीक है। y की वैल्यू हम इस तरीके से अच्छे इसको स्केल को पहले सीधा कर लेते हैं, ठीक है। y की वैल्यू क्या लेंगे, -2 लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2। तो ये पॉइंट आपका आएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट आया है ध्यान दो, ठीक है, ये जो पॉइंट आया है ये पॉइंट आपका होगा 8,-2 और इसको हम नाम दे देंगे बिंदु डी, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा लाइन हम बनाए हैं इसको हम कर देंगे इस तरीके से इरेज, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से फिर ये जो बिंदु हम सी लिए थे, ठीक है, और ये जो बिंदु डी लिए हैं इसको हम मिला देंगे। तो स्केल की सहायता से जब अच्छे से, ये तो मिट ही गया, ठीक है, तो स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो ये हो गया आपका समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2। और ये पूरा तामझाम जो हो गया आपके इस समीकरण निकाय का क्या हो गया, हल हो गया, ठीक है। और जब दो प्रतिच्छेदी रेखा एक बिंदु पर कटती है, ठीक है, तो यही बेसिकली आपका हल होता है। ये जो बिंदु आपको प्राप्त हुआ है 3,5, ठीक है, यही इस समीकरण निकाय का, ठीक है, ये जो समीकरण 2 हम प्राप्त किए हैं, ठीक है, ये दो समीकरण जो हम प्राप्त किए हैं इस समीकरण निकाय का, ये जो बिंदु प्रतिच्छेद किया 3,5 यही हल है, ठीक है। तो यहाँ से आप लास्ट में लिख देना, अतः x बराबर आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि बिंदु में जो पहले लिखा रहता है वो x होता है बेसिकली, ठीक है। ध्यान दो, ये जो पहले लिखा है, ठीक है, वो क्या है आपका x है और जो बाद में लिखा हुआ y है, ठीक है। तो x बराबर 3 और y बराबर 5, ठीक है, यही हो गया आपका हल। सवाल में कह क्या रहा है, सवाल में कह रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है, तथा एक कलम का मूल्य। तो हम पेंसिल का मूल्य कितना माने थे, तो बोलेंगे भैया पेंसिल का मूल्य माने थे x, ठीक है। तो पेंसिल का मूल्य आपका x बराबर 3 रुपया हो जाएगा, ठीक है, और कलम का मूल्य आपका y बराबर 5 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में आप लिख देना, अतः पेंसिल का मूल्य 3 रुपया, ठीक है, अतः पेंसिल का मूल्य, ठीक है, पेंसिल का मूल्य कितना रुपया, तो पेंसिल का मूल्य 3 रुपया, ठीक है, तथा कलम का मूल्य, ठीक है, कलम का मूल्य कितना रुपया, तो कलम का मूल्य आपका 5 रुपया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, मतलब 1 का 2 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर।